तो जनवरी 2025 का जो महीना है, नए साल का सबसे पहला महीना, ये किस प्रकार से आपके लिए बीतेगा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपका वृषभ लगन का ये चार्ट है और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, कुछ गोचर के हिसाब से ही ये प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रही है। तो जनवरी में अगर आप गोचर का देखेंगे, तो गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि आपको अभी ग्रह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको इस मंथ में क्या कुछ प्लान करना चाहिए और ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है, वास्तव में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उससे आपको क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट भी मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति के बारे में अगर बात की जाए, तो सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध का गोचर 4 जनवरी से धनु में होगा और ये धनु में ही रहेंगे लगभग पूरे महीने। शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होगा और 28 जनवरी से ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की जहां तक बात है, मंगल मिथुन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे इस मंथ में। बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे और 4 फरवरी तक का इनका वक्री काल रहेगा अब नए साल में। शनि कुंभ राशि में है और कुंभ में ही ये रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 जनवरी को हमें मकर राशि में देखने को मिलेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में ही हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल इनके गोचर में कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिन पर चर्चा करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रिडिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अब आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र के गोचर को अगर देखा जाएगा तो शुक्र कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, शनि के साथ ये रहेंगे और 28 जनवरी से फिर ये आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। तो कहीं न कहीं शुक्र का यहाँ गोचर करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। आपके रिलेशनशिप के लिए हालाँकि ये उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपके प्रोफ़ेशन वाइज़ या आपके करियर वाइज़ काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो ये मंथ में मेनली आपको अपने करियर को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए और शनि जब इस प्रकार से शुक्र के साथ हैं, तो आपको आपके प्रोफ़ेशन में, आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे और शुक्र से रिलेटेड कुछ आपको बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र का यहाँ पर शनि के साथ युति करना कहीं न कहीं आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर असंतुष्टि ज़रूर दे सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा नेम-फेम और आगे बढ़ने की स्थिति है। यहाँ पर आप कुछ उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। अगर मान लो आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिज़नेस भी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रोफ़ेशन है आपका, तो आपको यहाँ अच्छा खासा नेम फेम मिलने की संभावना और अच्छी खासी आपको प्रगति होने की संभावना है। लेकिन यहाँ शनि है तो आपको उतना ही ज़्यादा अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक नया परिवर्तन करने के लिए अब तत्पर होना चाहिए और शुक्र का गोचर जब तक आपके 10th हाउस में है, वो आपको घरेलू मामलों में भी पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ धन लग्ज़री को लेकर भी स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। बट यहाँ पे देखिए, कुछ बाध्यताएँ रहेंगी, कुछ आपकी पर्सनल कुछ ऐसी सीमाएँ रहेंगी जिनमें आपको बंध कर रहना पड़ेगा या जिनके अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। शुक्र जो कि आपके चार्ट में छठे भाव के भी स्वामी, छठे भाव के स्वामी जब इस प्रकार से शनि के साथ स्थित होते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने वर्क प्लेस पे कितने ज़्यादा डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं या वर्क प्लेस को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वहाँ के माहौल के साथ आप अपने आप को ढाल पा रहे हैं, नहीं ढाल पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आपका रूटीन कैसा है अपने काम को लेकर, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। इसके बाद शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके 11वें भाव में स्थित होंगे जहाँ राहु हैं। तो ये स्थिति भी शुक्र की काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए धन और संपत्ति को लेकर। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध दूसरे भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपके चार्ट में बुध की स्थिति 8वें भाव में रहेगी। 8वें भाव में 4 जनवरी से ही इनका धनु राशि में प्रवेश होगा और लगभग सूर्य जो यहाँ रहेंगे 14 जनवरी तक सूर्य रहेंगे। तो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि 10 दिन तक सूर्य और बुध का युति बनेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बुध का यहाँ आना एक तो धन संबंधी मामलों में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बुध की यहाँ दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पे रहेगी। हालाँकि वाणी को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं और वो मंगल की वजह से होंगे ज़्यादातर। तो बुध का जो प्रभाव पड़ रहा है, कुछ हद तक वो आपको मल्टीटास्किंग बना सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है। कोई भी प्रकार का अकल्ट से रिलेटेड काम है, रिसर्च से रिलेटेड काम है या अन्य आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक सोचना, समझना या एनालिसिस करना पड़ता है। उन मामलों में बुध बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बुध यहाँ 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी होकर जब बुध इस प्रकार से स्थित होते हैं, तो संतान पक्ष के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। मान लो अगर आपको संतान की प्राप्ति
होती है इस दौरान, तो संतान को कुछ इश्यूज आ सकते हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं आपको भी बेहद असंतुष्टि संतान से देखने को मिल सकती है कुछ मामलों में। बुध लेकिन यहाँ आपके लिए इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी है कि आपके अगर आप मैरिड हो तो इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ मामलों में उनके साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद भी होने के चांसेज़ हैं। इसके अलावा मेनली यहाँ पर बात आती है जो भी लोग हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग अपने करियर को एज़ ए रिसर्च या इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ के अगर देख रहे हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा विशेष है। तो आपको अपने जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं और जो भी डिसीजंस हैं वो इसी समय ले लेने हैं सारे के सारे। अब देखिए बुध यहाँ 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से जो छोटी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में हैं या जो कॉलेज में हैं, उनको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन आप यहाँ अपने मन को कितना ज़्यादा धैर्यवान रखते हैं और कितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं अपने काम में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे यहाँ बुध को सूर्य का भी सपोर्ट है और बुध ड्यूअल साइन में भी है, धनु राशि में भी है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय को पढ़ना चाहिए इस मंथ में। बुध आपकी वाणी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का भी बुध पर दृष्टि है, कुछ हद तक आपको अपनी वाणी को लेके सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप कहीं भी कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या कोई भी आपका इस प्रकार का काम है, तो आप सोच समझ कर ही बोलें। तो यहाँ आपको कोई भी अनर्गल प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, काफ़ी फास्ट बोलने से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन अपने काम में दिखाना चाहिए। और कहीं न कहीं ये आपकी जो रुचियाँ हैं, आपकी जो इंटरेस्ट है, उनको भी प्रभावित करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है और चंद्रमा की स्थिति बनेगी नवम भाव में। नवम भाव में ये मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में इनका गोचर काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। ये मंथ के स्टार्टिंग में आपको कहीं कोई यात्रा दे सकते हैं। ये यात्रा आपको घूमने-फिरने के लिए हो सकती है सडनली कहीं पर, आप कोई एन्जॉय करने के लिए कहीं जा सकते हैं और ये लगभग शुरुआती 3-4 दिन तक के लिए स्थिति बनेगी। तो अगर आप ऐसा कोई टूर का प्लान कर रहे हैं, वृषभ लगन वाले जातक होते हुए, तो निश्चित ही इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। चंद्रमा यहाँ कुछ हद तक आपको क्रिएटिविटी में और आपकी हायर एजुकेशन में भी फ़ायदा देंगे। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से अपना राशि बदल लेंगे और लगभग ये 4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में इनकी स्थिति कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन दे सकती है, थोड़ी एंग्ज़ायटी और थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकती है। पर आप अपने मन को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं, वास्तव में आपके चार्ट में चंद्रमा कितना ज़्यादा मजबूत है, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। उसी के आधार पे आपकी मानसिक स्थिति बनेगी। चंद्रमा का यहाँ दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस पे, तो कहीं न कहीं माता-पिता के साथ एक बेहतर कनेक्शन यहाँ ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके करियर को लेकर, प्रोफ़ेशन को लेकर, उनकी वज़ह से थोड़े-से डिप्रेशन में भी नज़र आ सकते हो। यहाँ उतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में इनके प्रवेश से ये राहु के साथ स्थित रहेंगे। यहाँ भी आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर राहु के साथ इनकी स्थिति होते हुए आपको कोई भी बात पे बहुत जल्दी सोचना या बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य 4th लॉर्ड है और सूर्य की जो स्थिति बनेगी इस मंथ में वो आपके 8वें भाव में बनेगी और 9वें भाव में भी यहाँ सूर्य प्रवेश करेंगे। 8वें भाव में अगर सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो वो 4th लॉर्ड होकर आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। 4th लॉर्ड होकर सूर्य का 8वें भाव में आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे। ये आपकी धन संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छा मानेंगे, नॉलेज के लिए अच्छा मानेंगे, रिसर्च पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा मानेंगे। अगर आप एक छोटी एज के स्टूडेंट हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की कोशिश करिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपके मदर की हेल्थ के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो मदर की हेल्थ या अपने डोमेस्टिक मामलों में कुछ हद तक असंतुष्टि नज़र आ सकती है। सूर्य और बुध आपको 2nd हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं यहाँ पे। इसलिए धन संपत्ति के मामलों में ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या अन्य भी कोई आपने कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, यहाँ जिन लोगों के भी मैरिड लाइफ में उनके ससुराल पक्ष का इंटरफेयर ज़्यादा है, उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य यहाँ से फिर प्रवेश करेंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में सूर्य के प्रवेश से आपका घर से दूर की यात्रा या अपने प्रोफेशन की वजह से कोई लंबी दूरी की यात्रा होने के चांसेस हैं। इस दौरान आप विदेश यात्रा का भी प्लान अगर करना चाहें फ्यूचर में तो कर सकते हैं।
यहाँ से सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे क्योंकि वो आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव पे दृष्टि होने से ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि होने से लगभग प्रत्येक काम में आपको सफलता मिलेगी, आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ेंगी, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा और आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और सक्रिय रहेंगे काम करने को लेकर। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि 7वें भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं। जो भी लोग विदेश में सेटल्ड हैं, जिन लोगों को भी विदेश से पैसा आता है, भले ही वो विदेश में परमानेंटली सेटल हैं, उनके लिए ये बेहद अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर देखिए ये 12th लॉर्ड होकर मंगल जब इस प्रकार से स्थित है, तो धन संपत्ति का भी फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी सैलरी वगैरह बढ़ना या आपको अचानक से विदेश से लाभ होने की संभावना है। इसके साथ-साथ यहाँ मंगल 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वें भाव के स्वामी बनने से आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ-साथ में ये आपके बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिज़नेस से जो आप यहाँ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, जिस प्रकार की उम्मीदें लगा रहे हैं, उस प्रकार की उम्मीदें आपके पूरे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ हद तक पार्टनर से जितनी ज़्यादा आप अपेक्षा रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं क्योंकि ये वाणी स्थान पे है मंगल। वाणी स्थान पे होने की वजह से आपको बोलने में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलने की आप कोशिश कर सकते हैं। धन संपत्ति के प्रति बिल्कुल भी कोई बड़ी अपेक्षा ना रखें। यहाँ पर देखिए जो मंगल है वो आपकी वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, तो फैमिली के साथ भी कुछ हद तक आपकी वाणी की वजह से रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस हैं। मंगल का फिर अगर यहाँ से दृष्टि देखा जाएगा तो वो आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे जहाँ केतु गोचर कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ देखिए थोड़ी-सी विस्फोटक स्थिति हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ संतान के साथ संबंध बिगड़ना या आपका किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप है, कोई आपका लवर है, उनके साथ आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस बन सकते हैं। या बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन आप अपनी संतान के साथ और अपने लवर के साथ फ़ील कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मंगल का जो दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पे, कहीं न कहीं आपको यहाँ पर अपने मानसिक प्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। आपको इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए यहाँ पे और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आप ना आएँ। इसके बाद मंगल का प्रभाव पड़ रहा है आपके 8वें भाव पे जो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ मैरिड लाइफ़ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। बट निश्चित ही आपको अपने इन-लॉज़ के साथ अगर बेहतर संबंध है तो लाभ हो सकता है, उनकी तरफ से आपको कोई बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर माता-पिता के थ्रू भी आपको जो कुछ भी मिलना है विरासत में या उनके थ्रू आपको कुछ भी लाभ होना है, उस मामले में भी आप कोई डिसीज़न ले सकते हो। यहाँ पे देखिए फिर मंगल आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 9th हाउस पर इनकी दृष्टि होना बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ कहीं घूमना-फिरना चाहते हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा क्विकली कार्य करवाएँगे, काफ़ी ज़्यादा क्विकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि उनका संबंध यहाँ पंचम से भी है। तो मेनली जो हमारा पंचम भाव है वही डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं या हम कोई भी फाइनल डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन तक हम कैसे पहुँचते हैं, इसमें मंगल का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ गुरु के बारे में। गुरु देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर हो रहा है आपके लगन में। लगन में गुरु का गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि फिलहाल गुरु वक्री स्थिति में है, तो आपको अपने आप को लेकर, खुद को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना होगा इस समय में। और गुरु का जो वक्री काल रहने वाला है लगभग 4 फरवरी तक ही रहने वाला है। तो 4 फरवरी के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी। जैसे संतान वगैरह को लेके इस समय आप प्लान कर सकते हो। जैसे आप अपनी एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हो, हेल्थ के लिए प्लान कर सकते हो, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लान कर सकते हो। या फिर मान लो अगर आपको कोई रिसर्च करना है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो भी आप प्लान कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हर काम में आपकी प्लानिंग जो रहेगी, उसमें गुरु का अहम रोल रहेगा क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। इसलिए कहीं न कहीं आप कितना ज़्यादा अपना एफर्ट लगा रहे हैं और उसके साथ अपनी बुद्धि का या अपने विवेक का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको यहाँ देखना है। गुरु का यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो 11वें भाव के भी स्वामी, तो आप अपने मनी मैटर्स में भी किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गुरु कुछ आने वाले समय में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने लेकर आने वाले हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रेडी रहना चाहिए। गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगा। पंचम भाव पे पड़ने से यहाँ पर गुरु आपको संतान संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई लंबे समय की प्लानिंग करनी है अपनी संतान वगैरह को लेके तो आप इस समय विचार कर सकते हो। यहाँ पे आपको एजुकेशन के मामले में, सोचने-समझने, डिसीज़न लेने के मामले में भी गुरु बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि फिर सप्तम भाव पे आएगा। सप्तम भाव पे जो आएगा यहाँ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का इश्यू चल रहा है, अगर आप कोई भी बिज़नेस किए हैं, बिज़नेस में पार्टनरशिप में अगर दिक्कत आ रही है, तो भी आप अच्छे डिसीज़न इस समय ले सकते हो।
लेकिन देखिए यहाँ वक्री गुरु है, वक्री गुरु होने की वजह से थोड़ा-सा एग्रेशन या थोड़ा-सा ईगो या अभिमान आपको दे सकते हैं। इसको लेकर आपको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ फिर गुरु का दृष्टि पड़ेगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे जब गुरु का दृष्टि पड़ेगा, ये आपकी उच्च शिक्षा, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर या आपका कोई भी ट्रैवल होना, उसको प्रभावित करेगा। तो यहाँ आपको इन सब के बारे में अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। फिलहाल गुरु के इस गोचर में आपको सिर्फ प्लानिंग करने का ही मौका है। फाइनल डिसीज़न तक पहुँच के आप आने वाले समय में किस तरीके से किसी काम को करने वाले हो, यहाँ ये ज़रूरी है देखना। इसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि जो कि आपके 9th लॉर्ड है और आपके 10th लॉर्ड है। शनि का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में ही। तो 10th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मंथ आपके लिए करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करियर के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेने चाहते हो, अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ को और अपने करियर को कैसे प्लान करोगे, ये अगर देखना चाहते हो, तो इस समय आप ज़रूर डिसीज़न लीजिएगा। शनि यहाँ 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से जिन लोगों का अभी लगातार ट्रैवल होता रहता है अपने काम के पर्पज़ से, या जो लोग अप डाउन करते हैं अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। शनि यहाँ है तो अपने काम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनाएँगे। लेकिन आपको यहाँ स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा देखना पड़ेगा अपने काम में, और आपको कोई भी बहुत बड़ा चेंज करने की तरफ यहाँ नहीं देखना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ आपको शनि चांसेस दे चुके हैं, चांसेस आपको मिल चुके हैं कहीं न कहीं शनि के थ्रू। तो यहाँ पे अब आगे आने वाले समय में स्थिति कैसी रहेगी, इसको लेकर आपको ज़्यादा प्लानिंग करनी चाहिए। या आगे अपनी ग्रोथ किस प्रकार से आप अपने करियर में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए करियर में कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। आपके सामने अगर अपॉर्च्युनिटी आती है, तो आप एक बेहतर प्लान के साथ आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएँगे, तो ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे करियर में आने वाले समय में। शनि 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से जो भी लोग विदेश में सेटल्ड हैं, उन लोगों के लिए भी शनि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, और इनकी दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। इसलिए कहीं न कहीं जो लोग अभी-अभी विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं अपने करियर पर्पज़ से, वो लोग अभी विचार कर सकते हैं, और शनि जब तक कुंभ में है, तब तक आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। भले ही आपका थोड़ा जो विदेश यात्रा है या विदेश में सेटलमेंट है, वो थोड़ा डिले ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको स्टेबिलिटी के मामले में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे शनि। तो जो शनि का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है, वो आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, बट ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। इसके बाद शनि का जो दृष्टि रहेगा 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे जो इनकी दृष्टि है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है, जहाँ पर शनि आपको पर्याप्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डोमेस्टिक लाइफ़ की भी देंगे, और आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ को कैसे देखना है, कैसे प्लान करना है, ये आपको सोचना है जनरली यहाँ पे। शनि का दृष्टि फिर 7th हाउस पे रहेगा। 7th हाउस पे रहेगा तो आपको आपके रिलेशनशिप के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देंगे। शनि का ये दृष्टि कहीं न कहीं आपके पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाएगा। तो यहाँ अगर कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी आपको नई प्लानिंग्स करनी चाहिए, और आगे के जो फ्यूचर के जो प्लान है, वो अभी आपको बनाने चाहिए। तो यहाँ एक शनि का सपोर्ट ज़रूर कहा जा सकता है। पार्टनर की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा कॉन्शियस ज़रूर रहना ही चाहिए इस समय में। इसके बाद देखिए हम राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे, और इनके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों के बारे में बात करते हैं। अगर वृषभ लगन वालों के लिए अच्छे दिनों की बात की जाए, तो आपके लिए इस जनवरी के महीने में नए साल में 1, 2 फिर 9 से 17 तक और 28 और 29, ये दिन काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इन दिनों में अपना काम प्लान कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। खराब दिनों की जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 21 और 22 को, तो यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा अपने रूटीन को मैनेज करना, अपने डेली के खर्चों को मैनेज करना, अपनी हेल्थ को मैनेज करना। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी 2 दिन के लिए। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 26 और 27 को, ये दौरान आपको मन में बहुत सारे ख़्याल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है आपको फाइनल डिसीज़न तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा थोड़ा-सा एग्रेशन भी रहेगा चंद्रमा के यहाँ होने की वजह से, क्योंकि मंगल का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो है यहाँ पर, और कहीं न कहीं आपको थोड़ा एग्रेशन से बचना ही चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा, तो 7 और 8 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपसे कोई भी गलत फैसला ना हो करियर को लेकर, और अपने विदेश यात्रा को लेकर विशेष रूप से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप अपने खर्चों को लेके भी विशेष रूप से कुछ प्लानिंग्स करें इस समय में। तो ये कुछ खराब दिन है, ये कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल हमने पूरा डिस्कशन यहाँ कर लिया है, तो फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।